कुछ मछुआरे अपनी नाव को किनारे पर लगाने के लिए यमुना नदी में जाते हैं। जब यमुना नदी में जाते हैं तो जलस्तर काफ़ी रहता है, नदी में बाढ़ आई हुई होती है। अब मछुआरे जैसे ही नाव को और किनारे लगाते हैं तो वह देखते हैं कि झाड़ियों के पास एक व्यक्ति गिरा हुआ पड़ा है। वह दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति के शरीर पर चारों तरफ खून लगे हुए हैं और उसका कत्ल कर दिया गया है और व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब मछुआरे बेहद हैरान होते हैं, आसपास कोई रहता नहीं है, सुनसान जगह रहती है। अब वह फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करते हैं तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस पहुंचकर देखती है कि जो व्यक्ति है जिसका कत्ल हुआ है उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल है और उस व्यक्ति के शरीर पर, गले पर कई धारीदार हथियार के निशान भी हैं। अब पुलिस आसपास जाकर देखती है तो कोई दिखाई भी नहीं देता है और वहां पर सिर्फ एक चाकू मिलता है। पुलिस उस चाकू को लेती है और बॉडी को लेकर वहां से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है। अब उधर पोस्टमार्टम हो रहा था, इधर जिन लोगों को पता चलता कि नदी के किनारे एक लाश मिली है, उसका कत्ल किया गया है, तो अब वो लोग जानने की इच्छा रख रहे थे कि आखिर कत्ल किसने किया है, कातिल कौन हो सकता है, कत्ल क्यों किया गया है। इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, नदी के पास जाने वाले जितने भी रास्ते रहते हैं लगभग 25 से 30 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। तो वह देखती है कि पुल के पास से दो संदिग्ध शाम के समय जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक लड़का है 20 साल का जिसका कत्ल हुआ था, जिसका नाम रहता है अबुजार, और एक महिला रहती है। दोनों ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे कुछ ही देर पहले एक और व्यक्ति वहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है। पड़ताल करती है तो उस महिला को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद महिला से जब पुलिस पूछताछ करती है तो दोस्तों महिला एक ऐसी हकीकत बताती है जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ना मानो तो करके देखो। अबुजार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल आज मैं उसी अबुजार यानी कि मृतक अबुजार और उस महिला और उसके साथ जो साथी था, उन तीनों की ही कहानी सुनाने वाला हूं। आखिर अबुजार के साथ ऐसा क्या हुआ था, आखिर उसका कत्ल क्यों हुआ, सभी लोग जानने के लिए तैयार थे और जब पुलिस ने हकीकत बताई तो लोग शन्न रह गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आप सभी साथी जितने भी नए चैनल पर जुड़े हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। एक लड़की जो कि बेहद ही खूबसूरत रहती है, जिसका नाम रेशमा रहता है। रेशमा बेहद पढ़ी लिखी तो नहीं रहती है, लेकिन खूबसूरती में उसके आसपास, उसके मोहल्ले में कोई भी लड़की उसके आगे टिकती नहीं थी। वह बेहद खूबसूरत थी। रेशमा उत्तर प्रदेश के कासगंज की रहने वाली होती है और कासगंज का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम साहिल रहता है। साहिल भी बेहद हैंडसम रहता है और साहिल दिल्ली में ही जॉब किया करता था। अब साहिल और रेशमा के घर वाले एक दूसरे से बातचीत कर रेशमा की शादी साहिल से फिक्स कर देते हैं। उसी से उसका निकाह करा देते हैं। अब निकाह होने के बाद रेशमा बेहद ही खूबसूरत रहती है, साहिल भी काफ़ी हैंडसम रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय गुजार रहे थे, काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जो साहिल रहता है वह दोस्तों दिल्ली में ही काम करता। अब उसे पत्नी पर भरोसा नहीं रहता है, तो वह सोचता है कि पत्नी को मैं अकेले घर पर क्यों छोड़ूं। वह पत्नी से बातचीत करता है तो पत्नी भी दिल्ली साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह अपनी पत्नी रेशमा को लेकर दिल्ली आता है। दिल्ली में एक जगह लगती है, थाना शास्त्री पार्क के अंतर्गत बेला फार्म के पास वह एक किराए का मकान लेता है।
वहाँ रेशमा को रख देता है। अब करीब 1 साल से अधिक गुजर जाते हैं। रेशमा अपने पति के साथ कभी पार्क जाती तो कभी घूमने जाती। घर पर जब अकेली रहती तो वो बैठकर फ़ोन चलाती। धीरे-धीरे समय बीतता गया। एक दिन घर पर जब उसका पति साहिल साथ में रहता है, दोनों घर जाने की बातें कर रहे थे कि इस बार घर चला जाएगा, ईद और बकरीद घर पर ही मनाई जाएगी। तभी जो साहिल रहता है उसकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है। अब वो परेशान होने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है। तो अपनी पत्नी रेशमा से कहता है कि रेशमा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अब रेशमा जैसे ही अपने पति साहिल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, रास्ते में ही उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर बताता है कि इसे लकवा हो चुका है, हवा लग चुकी है, अब इसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज होता है लेकिन वह सही नहीं होता है, वह इस कदर टूट जाता है। मात्र 1 साल पहले जिस व्यक्ति की शादी हुई थी, नई नवेली पत्नी रहती है, शादी को 1 साल हुए थे, और उसके पति साहिल को लकवा मार जाता है। रेशमा परेशान होने लगती है, रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। वो अपने घर वालों को फोन करती है, बातचीत करती है। घर वाले आते हैं, उसका इलाज कराते हैं और वहीं पर उसके पति के साथ रहते हैं। कुछ दिन और गुजरता है तो उसके घर वाले घर चले जाते हैं और रेशमा अपने पति का इलाज कराती है। धीरे धीरे पति सही हो रहा था, लेकिन इसी बीच एक और उसी कासगंज का रहने वाला उसका एक रिश्तेदार अबुजार, उसको नौकरी की तलाश रहती है। उसके घर की हालत बेहद खराब रहती है। अब वह साहिल से बात करता है। साहिल कहता है, ठीक है, मैं अभी उस हालत में तो नहीं हूं कि मैं घूम कर तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ सकूं, लेकिन फिर भी आओ, मैं कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करूंगा। अब इधर अबुजार कासगंज का रहने वाला लड़का, वो भी नैन वाला लड़का रहता है, पहुंचता है दिल्ली के बेला फार्म पर एरिया में। वहां पहुंचकर जब वो हालत देखता है साहिल की तो वह परेशान हो जाता है। अब वहीं पर उससे जो साहिल की पत्नी रहती है रेशमा, वह किराए का एक मकान दिला देती है। वहीं पर वह रहने लगता है और साहिल कहता है कि जब तक कोई काम नहीं मिलता है, काम करो कि पास में एक ऑटो है, उसी को तुम चलाओ, तब तक उसी से अपनी रोजी रोटी करो। अब साहिल किसी से बात कर उस ऑटो को दिला देता है और जो लड़का रहता है अबुजार, वह ऑटो चलाने लगता है। अब धीरे धीरे फिर एक दिन हालत सुधर रही थी कि फिर साहिल की हालत बेहद सीरियस हो जाती है। अब रात का समय रहता है, रेशमा को समझ में कुछ आ नहीं रहा था। वो फौरन फोन करती है अबुजार को, जो कि उसका रिश्तेदार रहता है। रेशमा कहती है कि देखो अबुजार, तुम्हारे भाई की हालत बेहद खराब हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें हो क्या रहा है, तुम जल्द से जल्द कमरे पर आओ। जैसे ही अबुजार कमरे पर पहुंचता है तो अपने भाभी यानी कि रेशमा को घूर कर देखने लगता है। रेशमा जो कि मैक्सी पहनकर रात में अपने पति के साथ सोई हुई थी, और वह अबुजार को देखती है तो उठकर बैठती है और बैठकर अबुजार को सारी बात बताती है। अब धीरे धीरे दोनों बातचीत करते हैं। अबुजार हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर को सारी बात बताता है जहाँ से उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, लेकिन इधर साहिल की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। धीरे धीरे साहिल की तबीयत और खराब होती गई और एक दिन उसे मस्तिष्क ज्वर हो जाता है। अब मस्तिष्क ज्वर की दवा चलने लगती है और वह दिन पर दिन टूटता गया। उसके पास जो पैसे थे वह खत्म होते गए। अब रेशमा के पास कोई चारा नहीं बचता है तो रेशमा अबुजार से कुछ पैसे उधार लेती है। अबुजार कुछ पैसे उधार देता है और इधर जब कुछ पैसे कुछ दिनों में ही खत्म हो गए, इलाज अभी चल ही रहा था। अब रेशमा फिर परेशान होती है तो पास में आते जाते वह एक लड़की से बातचीत किया करती थी, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वह भी घर पर आया जाया करती थी। तो रेशमा अब उसके घर जाती है, उससे बातचीत करती है, बताती है कि उसके पति की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कम उम्र में उन्हें क्या हो गया है। डॉक्टर दवाइयाँ दे रही हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है और इस समय उनको मस्तिष्क ज्वर हुआ हुआ है। अब जो उसकी दोस्त रहती है वह कुछ पैसे देती है, अपने पति से बात करती है
पति भी बताता है कि ठीक है, पैसे की कमी होगी तो बताइएगा। अब कुछ दिनों तक तो सहेली के पैसे से काम चलते हैं। अब पैसे खत्म हो जाते हैं तो जो रेशमा रहती है फिर से अबुजार अक्सर कर उनके घर आया जाया करता था। अब बात करती है, वह घर पर आता है और कहता है कि मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है, जो पुराने पैसे मैंने आपको दिए थे पहले वो तो चुकता करो, मुझे भी घर पैसे भेजने हैं। अब रेशमा रोने लगती है, वो कहती है कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं और मैं अपने पति की तबीयत को लेकर खराब हूँ। घर वालों से भी मैंने बात किया था, लेकिन घर वाले भी पैसे भेजने को तैयार नहीं हैं। आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई काम हो तो मुझे भी बताओ। इसी बीच दोनों बातचीत करने लगते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। पति अलग कमरे में सोया हुआ था और इधर अबुजार रेशमा के साथ बातचीत करते करते उसके पूरे शरीर को टच करने लगता है। रेशमा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अबुजार रुकता नहीं है। वह उसके एक एक कपड़े को निकालना शुरू करता है और रेशमा के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। अब रेशमा भी मना करती रहती है, लेकिन अबुजार मानने को तैयार नहीं रहता है। फिर अबुजार कुछ पैसे देता है। कुछ दिन और काम चलते हैं। अब इसी बीच वह पति की हालात का नाजायज फायदा उठाकर रेशमा के साथ समय व्यतीत करता रहा। फिर से कुछ दिन बाद जब तबीयत उसकी खराब होती है तो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब इसी बीच साहिल की जब मौत हो जाती है तो अब जो रेशमा रहती है वह अकेली पड़ जाती है। वह साहिल और अपनी सहेली से बातचीत कर अपने पति साहिल का दाह संस्कार करवाती है। उसका दाह संस्कार करने के बाद वहां से अब वो अपने कमरे पर आती है। अब वो जैसे ही बैठकर कुछ सोच रही थी, अब उसके रिश्तेदार जो थे, कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो दिल्ली में ही रहते थे, वह भी वहां पर थे। वह भी आए थे। वो बातचीत करते हुए रेशमा से कहते हैं कि रेशमा एक काम करो, तुम ना हो तो अपने घर चली जाओ। अब घर पर भी उसके बूढ़े बुजुर्ग पिताजी रहते और उनकी माताजी रहती। घर पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो घर को संभाल सके। अब अपने माता पिता से बातचीत कर, गरीब परिवार रहता है रेशमा का। रेशमा घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी अबुजार आ जाता है। अबुजार से बातचीत होती है तो रेशमा बताती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी। पति के मौत के बाद अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह क्या करे। एक महिला 20 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है। एक पति जो जीवन भर साथ निभाने का वादा करता है, वो मात्र 1 से 2 साल में उसका साथ छोड़कर चला जाता है। और वह परेशान हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वह जीवन में आगे क्या करेगी, कहाँ रहेगी, अकेली वह कहाँ जाएगी। अबुजार के घर वाले भी अब उस पत्नी को यानी कि अपनी बहू को रखने के लिए तैयार नहीं थे। जब बेटे की मौत हुई थी तो अबुजार के घर वाले देखने भी नहीं आए थे। अब एक 20 वर्षीय विधवा महिला अपने माता पिता से बात करती है, घर जाने के लिए तैयार होती है, अपने सहेली से बातचीत करती है। लेकिन इसी बीच अबुजार कहता है कि एक काम करो रेशमा, कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा और जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तभी वहीं पर अबुजार एक दुकान में, कपड़े की दुकान में रेशमा को काम करने के लिए लगा देता है। अब रेशमा कपड़े की दुकान पर काम करने लगती है और वहीं रहने लगती है। कुछ पैसे इकट्ठा करती है। तभी एक दिन अबुजार फिर से उसके पास आता है और उसके जो पैसे रहते हैं वह लेकर मांग कर चला जाता है। जितना भी पैसा वह कमाती थी वह सारे पैसे अबुजार ले लेता था और लेकर रोजाना रात को शराब में सारे पैसे खर्च करता था और जो पैसे कमाता था वह अपने घर भेजता था। रेशमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रेशमा फिर से घर जाने की जिद करने लगती है तो उधर अबुजार फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब जब भी मन करता वह उसके साथ दिन हो या रात हो, वह आकर रेशमा एक विधवा महिला जो कि लाचार थी उसका फायदा उठाने लगता, उसकी हालात का फायदा उठाकर उसके साथ अत्याचार करता था। अब एक दिन जब वह मना करती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मेरे से दूर रहो, तो वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह रेशमा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था।
रेशमा बेहद देखकर परेशान होती है, रोने लगती है। अब रेशमा आए दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन इसी बीच जो अबुजार रहता है वह अपने एक दोस्त को लेकर आता है। वो उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेशमा को तैयार करता है, लेकिन रेशमा मना कर देती है। वह कहती है कि अगर अब इससे ज़्यादा कुछ भी करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब वह ब्लैकमेल करता है, वही वीडियो दिखाता है, लेकिन रेशमा तैयार नहीं होती है। रेशमा वहाँ से फौरन निकलती है और अब उस दुकानदार वाले के घर जाती है और वहाँ जाकर वह सारी बात बताती है। सारी बात बताने के बाद जो दुकानदार होता है वह कहता है, काम करो, तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ। लेकिन अबुजार बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करता, धमकियां देता। अब वह मजबूर थी कि आखिर वह करे तो क्या करे। पुलिस स्टेशन ना जाकर, जो कि यहाँ पर उसने बहुत बड़ी गलती की, पति पहले ही जा चुका था, उसके साथ जो अत्याचार हो रहे थे उसे पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए था। अब वह जाती है अपने सहेली के पास, जिस सहेली ने बुरे वक्त पे उसका साथ दिया, उसका जो भी तकलीफें थी उस तकलीफों को दूर किया। उस सहेली के पास जाकर सारी हकीकत बताती है कि अबुजार मेरे साथ शारीरिक शोषण करता है और खुद जब शारीरिक शोषण करता रहा, मैंने मना नहीं किया, तो आज अबुजार एक अपने दोस्त को लेकर आया था। अब वह मेरे साथ किसी और को भी शारीरिक शोषण करने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। अब उसकी जो सहेली रहती है वह कहती है, अच्छा ठीक है। वो अपने पति को बुलाती है, बातचीत करती है, तो पति कहता है, वो दोनों मिलकर, सहेली का जो पति रहता है वो और रेशमा मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत जो नदी रहती है, यमुना नदी दिल्ली की, उसमें बाढ़ आई हुई थी। करीब 16 जुलाई को वह प्लान तैयार करते हैं और 17 जुलाई की शाम को तब अंधेरा होने लगता है। अबुजार को फोन करती है तो रेशमा और बुलाती है, कहती है आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज तुम जल्दी घर पर आ जाओ, आज जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अबुजार बहुत जल्द वहाँ पहुँचता है और रेशमा से बातचीत करता है और कहता है कि ठीक है, आज मेरे और जो मेरा दोस्त है उसके साथ तुम्हें सोना होगा। वह तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि इससे पहले तुम्हें मुझे नदी में बाढ़ आई है, मुझे दिखाने के लिए ले चलो। अब जैसे ही वह पुल से नीचे उतरकर रेशमा के साथ जाता है तो रेशमा कहती है, नहीं आज इधर नहीं, आज इस साइड तुम मुझे लेकर चलो, उधर तो मैंने बहुत घूमा है, इधर सुनसान जगह है, दोनों नए हैं, आज चलो उधर ही चलते हैं। जैसे ही उधर लेकर रेशमा उस लड़के अबुजार को पहुंचती है, वहां पर पहले से ही मौजूद वही सहेली का दोस्त रहता है। उसे देखते ही अबुजार हैरान रहता है कि इस सुनसान जगह पर यह व्यक्ति क्या कर रहा है। तभी वहां पर वह आता है, बातचीत करते हुए चाकू निकालता है, चाकू निकालकर एक के बाद एक करीब 15 से 16 बार वार करता है। वह चीखता रहता, चिल्लाता रहता, लेकिन अबुजार की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। साथ में रेशमा ने भी ईंट के पत्थरों से, टुकड़ों से जो भी मिला उससे उसके सर को भी कुचला। अब पुलिस जैसे ही पहुंचती है, अगले दिन सुबह में पहुंचने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि कई बार धारदार हथियार से वार किए गए हैं। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसमें वही सहेली का दोस्त, सहेली का पति और रेशमा दोनों ही दिखाई दे रहे थे। पुलिस को शक होता है कि जो व्यक्ति रेशमा के साथ गया था वो वापस नहीं लौटा और रेशमा के साथ कोई और व्यक्ति वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ब्लाइंड मर्डर है। पुलिस उस अबुजार की मोबाइल फोन को तलाश करती है और बातचीत करने के बाद, कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस उस महिला तक पहुंचती है और रेशमा को गिरफ्तार करती है। रेशमा को गिरफ्तार करती है तो रेशमा सारी हकीकत बयां करती है और उस हकीकत से बयां करती है तो वह भी व्यक्ति जो उसके सहेली का दोस्त रहता है, जो सिर्फ अपनी पत्नी के सहेली की इज्जत को बचाने के लिए एक व्यक्ति का मर्डर करता है, यानी कि एक अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। उस व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और रेशमा को भी गिरफ्तार करती है और दोनों को गिरफ्तार कर सबूत के साथ जेल भेज देती है। अब
रेशमा के साथ जो गलत हुआ था, अबजार भी नहीं रहता है, अबजार जो कि उसके साथ बदतमीजी करता था, अत्याचार करता था, उसको उसके किए की सजा तो सहेली के पति और रेशमा ने ही दे दिया। लेकिन यह कहाँ तक सही है? दरअसल साथियों, कमेंट कर आप सभी साथी जरूर बताइएगा। अपराध तो अपराध होता है, चाहे अच्छे किसी काम के लिए किया जाए, सातिर कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह पकड़ा ही जाता है। कहीं ना कहीं रेशमा के सहेली के पति को यह लगा होगा कि वह सुनसान जगह में कत्ल कर देगा और चला जाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा, सबूत भी मिट जाएंगे। लेकिन वह अनजान था, बेचारे ने अपने पत्नी की सहेली का साथ दिया और खुद जेल में चला गया। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी साथियों को जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम हैं सोनू गुप्ता है, युवराज पासवान है, अफजाल खान है, विजय सिंह है, सुनील चौधरी हैं, सुहान लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।